उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज सुनिए सिनेमेटोग्राफर धर्म गुलाटी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। धर्म जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। शुक्रिया। हम फिल्म इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं और आप वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं। आपने जिक्र किया कि फ्रेडरिको फेलिनी की 8.5 देखी तो बिल्कुल एक नई दुनिया का दरवाजा खुला। बड़े विश्व के सिनेमा बनाने वालों की फिल्में वहां दिखाई जाती थी और ये सिखाया जाता था कि सिनेमा सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है। और यादें बांटिए इस तरह की हमारे साथ। मेरे फेवरेट डायरेक्टर दो और हैं जी। एक है इंगमार बर्गमैन। हाँ बिल्कुल, स्वीडिश हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल लेजेंड फिल्म का। उन्होंने जितनी फिल्में बनाई हैं सब रिलेशनशिप पे बनाई हैं। माँ और बेटी के बीच में, 2-3 बहनों के बीच में, लवर्स के बीच में। कमाल उनका तो मतलब सटल काम है। हाँ, और बड़ा सिंपल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से। और एक और मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं कुरोसावा, अकीरा कुरोसावा जी। उनकी फिल्में थोड़ी सी कमर्शियल होती थी, लेकिन जो उनकी जो मेकिंग है वो कमाल है। और उनके भी हर फिल्म में कुछ ना कुछ मैसेज होता था जी। उनकी एक फिल्म है रोशोमन करके। जी, रोशोमन लेजेंड सिनेमा, द बाइसाइकिल थीफ। 3 कहानियां हैं उसकी जी। मर्डर मिस्ट्री है। तीनों की तीनों विटनेसेस आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको तीनों की तीनों सही लगती हैं, तो अब समझ में नहीं आता कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। 3 कैरेक्टर हैं उसमें, उस मर्डर के अंदर, और तीनों अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं और तीनों की तीनों करेक्ट है। और उन्होंने छोड़ दिया है ऑडियंस के ऊपर कि आप सोचिए, आप बताइए कौन है इसमें। क्या बात है, ये एक अलग तरह का सिनेमा। बिल्कुल। जैसे एक 7 समुराई है उनकी फिल्म, जिसपे शोले एक्चुअली इंस्पायर्ड है। जी। शोले वहीं से इंस्पायर्ड। यस बिल्कुल। वो क्या मेकिंग है उस फिल्म का, कमाल है। सही है, ऐसी ऐसी फिल्में वहां देखने को मिली। एक उनकी फिल्म है डेरसू उजाला। वो भी एक करेक्टर की कहानी है जो पहाड़ों में, बर्फों में रहता है और उसको ले आते हैं शहर में और वो बिल्कुल मिसफिट हो जाता है। उस जमाने में एक तरफ जहां आप अकीरा कुरोसावा दिख रहे थे, दूसरी तरफ आप इंगमार बर्गमैन देख रहे थे और देसी का भी देख रहे थे, बाइसाइकिल थीफ जैसी फिल्में। बिल्कुल बिल्कुल। बाइसाइकिल थीफ तो मतलब वो तो एक पाठशाला है, माइलस्टोन है जी। रियलिस्टिक सिनेमा जो था वहीं से शुरू हुआ वो जी। और उससे ही इंस्पायर थी हमारी 2 बीघा जमीन। बिल्कुल। बाइसाइकिल थीफ कमाल की फिल्म है। उस टाइम का जो रिसेशन का टाइम जो उन्होंने दिखाया है वो तो कमाल है उसका वो। और उस टाइम हमारे वहाँ मतलब काफी हमने डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी वहाँ पे जी। हार्ड हिटिंग। अच्छा। जो वर्ल्ड वार के टाइम की बनी हुई थी। ओहो बिल्कुल। वर्ल्ड वार के टाइम पे जो ये नाजीज के ऊपर जो था पूरा, जो जर्मन में इन्होंने वो पॉइजन करके लोगों को मारा, और ये इसके ऊपर फिक्शन में भी थी और नॉन फिक्शन में भी थी। और इतनी हार्ड हिटिंग फिल्म्स हैं कि आप कह नहीं सकते। जी जी। तो वो वहां से समझ में आने लगता है आपको कि फिल्म का पावर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कंसंट्रेशन कैंप्स की कहानियां। बिल्कुल। अच्छा, कुछ ऐसी भी हैं जहां पे एक फिल्म हमने देखी जिसमें हिटलर को अच्छा दिखाया गया, प्रोपोगंडा फिल्म। हाँ, बताने में कि भैया एक्चुअली वो तो सही था, जो उसके आसपास के लोग थे वो गलत थे। जी 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 जी। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल। तो उसके अलावा एक मैं आपको बताता हूँ, एक फ्रेंच फिल्म थी। उस फिल्म का नाम है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है डांस ऑफ लाइफ। ओके। डांस ऑफ लाइफ एक म्यूजिक पीस है, क्लासिकल, इज कॉल्ड बोलेरो। ओके। रावेल राइटर हैं उसके। उसका काफी लोगों ने उसको कंडक्ट किया है, लेकिन द बेस्ट कंडक्ट इज डन बाय जुबिन मेहता। कमाल का पीस है और ये फिल्म का नाम भी उसी पे ही है, डांस ऑफ लाइफ बोलेरो। ओके। उसकी कहानी है 3 कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज, सेम वार के टाइम पे, वार के बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ। एक कहानी रशिया की है जहाँ पे एक बैले टीचर है, उसका और उसके एक जो डिसाइपल है उसका इश्क है। फिर एक कहानी अमेरिका की है, एक कहानी पोलैंड की है। तो पोलैंड की कहानी है, उसमें तो कमाल ही है। उसमें एक सीक्वेंस दिखाया उसने कि जब ये कंसंट्रेशन कैंप में ट्रेन में उनको लेके जा रहे होते हैं, तो एक माँ जो है उसका बिल्कुल न्यूली बॉर्न बच्चा है, वो उसको
उसको समझ में आया था हमको तो मरना ही है, हम तो जाके, तो बोले बच्चे को बचाने के लिए वो एक रात को कहीं स्टेशन पे एक ट्रेन रुकती है, तो वो टॉयलेट के होल में से वो बच्चे को ट्रैक पे छोड़ दिया उसने, और उसके साथ में वो अपना एक गोल्ड का लॉकेट होता है वो छोड़ देती है। तो अगले दिन जिस आदमी को मिलता है बच्चा, वो गोल्ड का लॉकेट लेके अपनी जेब में डालता है और बच्चे को एक चर्च के आगे छोड़ के चला जाता है। वो बच्चा, वो चर्च है, वो उनको बड़ा करते हैं, वो बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तब उसको पता लगता है कि वो पहुंचा कैसे, तो अपने उसको पता लगता है उसको ऐसे ऐसे किसी ने छोड़ा वहां पे, तो वो माँ को ढूंढने जाता है। क्या कहानी है। और माँ को ढूंढ लेता है, और माँ को जब ढूंढ लेता है, माँ तब तक इतने ट्रॉमा में है कि शी इज इन ए मेंटल असाइलम एंड शी डजंट इवन रिकॉग्नाइज हिम। हो। तो ये कहानियां, अब एंड में फिर क्या होता है वहां पे कि एंड में ये सब तीनों जो कंट्रीज के लोग हैं, एक यूएन में एक फंक्शन हुआ था जहां पे समहाउ ऑल दिस पीपल गेट इनवाइटेड देयर। ओके। और वहां पे ये फंक्शन हो रहा है, और वहां पे वो बोलेरो जो पीस है वो बजता है, और ये सब लोग डांस करते हैं। क्या बात, दैट इज अ फिल्म कॉल्ड डांस ऑफ लाइफ। क्या फिल्म है, आपने पूरी फिल्म हमारी आंखों के सामने खड़ी कर दी। कमाल की फिल्म, कमाल की फिल्म। तो ये सारी चीजें फिल्म इंस्टीट्यूट की देन रही हैं आपकी जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल गजब की यादें हैं। जब फिल्म इंस्टीट्यूट का कोर्स खत्म हो गया और मुंबई आने का रास्ता खुला, तब क्या हुआ? मेरा रास्ता खुला जब हमारे एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है इंडिया में। अभी वो सिंगल हो गया, पहले 2 हुआ करते थे जी। इंटरनेशनल जो होता था वो अल्टरनेट ईयर पे होता था, और बीच वाले साल में उसको फेस्टिवल को बोलते थे फिल्मोत्सव जी। तो वो बाद में अभी कंबाइंड हो गया, अभी सिर्फ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो गया। तो उस टाइम बॉम्बे में फिल्मोत्सव हो रहा था। अब हमको देखने के लिए तो शौक था ही उस टाइम, तो कीड़ा तो हो चुका था हमको फिल्में देखने का। बिल्कुल। तो मैं बॉम्बे में वो आया, मैं फिल्म देखने के लिए, ये फिल्म इंस्टीट्यूट के दिनों की बात। हाँ, नहीं तो पहले तो हम वैसे दिल्ली में गए, तो दिल्ली में हो रहा था, दिल्ली में चले गए, कलकत्ता में गए। तो जब ये बॉम्बे में आया तो तब मेरा कोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, मेरी जो डिप्लोमा फिल्म थी मैं कर चुका था। तो मुझे लगा अब यार होटल वोटल में काहे के लिए रहना, आना तो बॉम्बे में ही है, चलो यार यहाँ एक घर ही ढूंढ लेते हैं। तो मैंने एक पीजी अकोमोडेशन मिल गया मुझे, तो मैं वहाँ पीजी अकोमोडेशन ले लिया मैंने, और मैंने यहाँ पे फेस्टिवल देखा पूरा 15 दिन का। और उसके बाद में फिर मैं अपना वापस गया पूना, और दोस्तों को बता दिया कि भैया मैं तो अपना जगह ले लिया हूँ, मैं सामान लपेट के जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया। तो जो मेरी डिप्लोमा फिल्म थी, मेरी डिप्लोमा फिल्म में हमारी एक स्टूडेंट ही है वो रामेश्वरी। अच्छा, एक्ट्रेस। हाँ जी। तो उन्होंने मेरी डिप्लोमा फिल्म में एक्टिंग की। ओके। जो मैंने डायरेक्ट भी की, लिखी भी। अच्छा, मुझे लगा आपने सिर्फ सिनेमेटोग्राफी की। नहीं, उस टाइम हमारे बैच के टाइम पे थोड़ा हमारा कोर्स थोड़ा सा अलग था, जहाँ पे हमको मौका मिला कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने अपनी डिप्लोमा फिल्म खुद डायरेक्ट की, खुद लिखी, फोटोग्राफी भी की उसकी। तो उसमें रामेश्वरी एक्टिंग कर रही थी। तो वो मैंने जहाँ पीजी अकोमोडेशन लिया उनके घर के पास में ही था। अच्छा। तो अब मैं तो किसी को जानता नहीं था बॉम्बे में, एक उनके अलावा। तो शाम को हमारा यही होता था कि चलो चले गए उनके यहाँ क्या होता था, महफिल जमती थी, क्योंकि उस जमाने में VHS का बड़ा दौर था उस टाइम। बिल्कुल। नया VHS आया हुआ था और फिल्में देखने को मिलती थी कैसेट में। तो उन्होंने नया वो VHS लिया हुआ था। तो उनके यहाँ ओमपुरी, कुलभूषण खरबंदा, रविंद्र पीपट, मनमोहन सिंह कैमरामैन है, ज्ञान सहाय कैमरामैन है, शशि सहाय उनकी वाइफ है, वो एक्ट्रेस है। ये सब उनके यहाँ सब बैचमेट ही थे आसपास की। तो उनके यहाँ रोज शाम को हम बैठ के फिल्म देखते थे। वाह वाह। तो वहां से ऐसे ही हुआ कि एक दिन हम वैसे फिल्म देख रहे थे, तो मनमोहन सिंह जो कैमरामैन है उन्होंने पूछा मेरे से, भाई क्या कर रहा है कल तू? मैंने कहा कुछ नहीं सर, स्ट्रगल चल रहा है अभी। तो बोले अच्छा ठीक है, कल सुबह शूटिंग है, फिल्म सिटी में आ जाओ। तो उन्होंने बताया ये लोकेशन है, वहां आ जाना। अच्छा। हाँ। तो मैं तो खुश, मैंने कहा चल भैया। तो 9 बजे का शिफ्ट था। अब मैं तो इतना एक्साइटेड कि भैया पहला दिन बॉम्बे में शूटिंग का मिल रहा है। तो मैं तो सुबह 7 बजे से उठ के अपना तैयार होके फटाफट, मतलब मैं तो कुछ समझ लीजिए 8:30 बजे वहां पहुंच गया लोकेशन पे। वाह भाई। अब वो लोकेशन थी ओपन आउटडोर में था। अब मेरे को पहले समझ में नहीं आया, मैंने कहा यार, तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो फिल्म सिटी का गेट है उससे सीधे आगे चले जाना, तो आधा 1 किलोमीटर आगे जाके वहाँ एक खुला मैदान सा है, वहाँ पे है लोकेशन। मैं वहाँ जा खड़ा हो गया। अभी कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। अब थोड़ी देर में एक वो टेम्पो आया और अपना वो स्पॉट बॉय वगैरह आए, उन्होंने सामान वान उतारना शुरू किया। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भैया यहाँ ये वही शूटिंग है? बोले हाँ ये उसी की शूटिंग है। तो मैंने कहा चलो ठीक जगह पे हूँ। इतने में फिर सब पूरा यूनिट आ गया जी। बैठ गए हम। अब बैठ गए हम तो काम शुरू नहीं हो रहा है, 12 बज गया। मैं हैरान, मैंने कहा यार मेरा पहला दिन का शूटिंग है यार, कहीं शूटिंग कैंसिल तो नहीं हो रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, 12 बज गया। जी। अब मैं तो किसी को जानता भी नहीं था यूनिट में। तो जो कैमरा अटेंडेंट था उससे अब थोड़ी सी दोस्ती कर ली हमने, क्योंकि उससे अपना रिलेशनशिप था। तो मैंने उनको बताया कि भैया मैं नया असिस्टेंट हूँ मनमोहन जी का। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा लेट क्यों हो रहा है आज? बोले नहीं अभी सुना है वो अभी सीन आ रहा है, सीन आएगा उसके बाद। मैं तो
हिल गया मैंने कहा सीन आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? मैंने कहा यार हम तो फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए हैं कि भैया मतलब स्क्रिप्ट, बाउंड स्क्रिप्ट होना हाँ चाहिए। स्क्रिप्ट कैसे तैयार होती है, होमवर्क होता है, उसमें सब कुछ होता है। वो एनीवे वो थोड़ी देर में अपने वो राइटर साहब आए, उन्होंने वहीं पे बैठ के एक सीन लिखा, डायरेक्टर को दिया, फिर हमारा शूटिंग शुरू हुआ। अच्छा, तो मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस जो था बड़ा अजीब था कि रैंडम काम हो रहा है। हाँ मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे होता है यार। कौन सी फिल्म थी? ये फिल्म थी लैला, ओके। इसमें अनिल कपूर। वो एक्चुअली अनिल कपूर की पहली फिल्म थी। साइन उन्होंने पहले वो की थी, फिर बीच में ये फिल्म बंद हो गई जी। तो इतने में फिर वो 7 दिन उनकी आ गई जी। वो हिट हो गई फिल्म, तो इन्होंने इस फिल्म को रिवाइव कर दिया, तो ये फिल्म शुरू हो गई फिर। अच्छा अच्छा। उसमें हमारे मनमोहन सिंह जो कैमरामैन, उन्होंने गाना भी गाया। हाँ। उनका गाना सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं। मैं यही सोच रहा था हाँ। कि मनमोहन सिंह लता जो कि एक मंगेशकर, बड़े हाँ। सिनेमेटोग्राफर, लेकिन उन्होंने कुछ फिल्मों में गाने गाए, Yes, जैसे 2-3 लैला गाने में गाया है, बिल्कुल। वारिस में गाया वारिस है। में गाया, करेक्ट। तो लैला का गाना यहाँ सुनते हैं। जरूर। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, हम तुम दोनों लैला, मरने से नहीं डरना। तन भी तेरा मन भी तेरा, जान भी तेरी है छैला, मरने से नहीं डरना, मरने से नहीं डरना, मरने से नहीं डरना। प्यार हमारा मर रहेगा, तन मिट जाएंगे, तन मिट जाएंगे। जिस्म बदल जाएंगे अपने, नाम बदल जाएंगे, नाम बदल जाएंगे। नए जन्म में होगा अपना मधुर मिलन फिर लैला, मरने से नहीं डरना। मरने से नहीं डरना।
साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम तुम दोनों लैला, मरने से नहीं डरना, मरने से नहीं डरना, मरने से नहीं डरना, मरने से नहीं डरना। ये था आपका एक्सपीरियंस फिल्म लैला की शूटिंग का। तो आप तो असिस्टेंट नए नए हो गए थे मनमोहन जी के, तो क्या किया आप फिर असिस्टेंट बनते हुए? कैसे चल रहा था काम? एक्चुअली उनके पास उनके ऑलरेडी असिस्टेंट थे, ये तो उनका असिस्टेंट जो था कहीं गया हुआ था, इसलिए मेरे को टेम्परेरी बीच में काम मिल गया। जी जी। इन द मीन टाइम फिर मैंने एक अपने ज्ञान साय कैमरामैन हैं, वो शूट कर रहे थे, एक सीरियल था इधर उधर करके, तो उसमें दो कैमरा का कुछ रिक्वायरमेंट था उसमें कि दो कैमरा से शूट करेंगे। शुरू शुरू में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये, मतलब नए नए बॉम्बे में एक्चुअली ये सीरियल बनने शुरू हुए थे। पहले जो सीरियल हम लोग आया था दूरदर्शन पे वो मल्टी कैमरा से होता था, तो यहाँ पे इनको लगा कि यार ये टाइम बहुत लगता है, ये दो कैमरे लगाओ तो आसान हो जाएगा जी। तो उनको तो एक कैमरा ऑपरेटर चाहिए था, तो ज्ञान साहब भी वहीं उनके रामेश्वरी के यहाँ हम मिलते थे, तो उन्होंने बुला लिया मेरे को कि चलो आजा तू सेकंड कैमरा तू ऑपरेट करना शुरू कर दे। काम का सिलसिला आगे बढ़ा। हाँ, तो ऐसे ऐसे काम का सिलसिला बढ़ता गया। फिर मैंने कुछ दिन एक अशोक मेहता कैमरामैन है, उनके साथ भी थोड़ा सा काम ऐसे किया, क्योंकि वो 3D फिल्म शूट कर रहे थे। कौन सी वाली? छोटा चेतन? नहीं, छोटा चेतन नहीं, वो थी शिवा का इंसाफ, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लों। जी जी। एक्चुअली उनसे भी मुलाकात ऐसी हुई मेरी, जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में था, तो हमारे टाइम के दौरान वहाँ एक फिल्म की शूटिंग करने के महाजन साहब आए, वो हमारे सीनियर हैं। बिल्कुल। ये एक उनका यूनिट था, उनकी एक फिल्म थी, फिल्म का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है जी। उसमें मुनमुन सेन थी, और उनके जो डायरेक्टर थे वो थे अपना ये B.R. चोपड़ा के सन इन लॉ हैं, ये नाम उनका भी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो वो एक्चुअली वहीं शूट करने आए, कैंपस के अंदर ही उनका शूटिंग चल रहा था। तो उस टाइम वो मुनमुन सेन से मेरी कुछ, क्योंकि शाम को एक्चुअली, क्योंकि वो मेरे रूम में महफिल जमती थी, के महाजन, नरेंद्र सिंह, वो इनके ये भी आ जाते थे, मुनमुन सेन भी आती थी, सब हम बैठ के गप्पे हाँकते थे। तो उनसे थोड़ी सी मेरी ऐसे दोस्ती होगी। तो जब मैं बॉम्बे आया तो मैं उनके टच में था, उन्होंने मेरे को अपना एड्रेस वगैरह नंबर दे दिया था, मैं उनके टच में रहता था। उन्होंने मेरे को बताया उनका एक बर्थडे था, तो बोले कि आज शाम को आ जाओ। उसी दिन मेरी एक शूट चल रहा था, तो मैंने उनको बोला कि मेरा तो शूट है, मैं तो शायद नहीं आ पाऊंगा। तो बोले नहीं कोई बात नहीं, अगर लेट खत्म होगा तो लेट भी आ जाना, अपना पार्टी काफी देर तक चलेगा। तो शूटिंग मेरी थी SL स्टूडियो में, ये रहते थे वर्सोवा में। तो लकीली वो हमारे जो एक एक्टर थे वो वर्सोवा से ही आए हुए थे, तो मैंने उनसे लिफ्ट ले ली और मैं इनके यहाँ चला गया। जी। वहां गया तो वहां अशोक मेहता साहब मिल गए मेरे को, वहां से इंट्रोडक्शन होगी, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, क्योंकि उनकी एक फिल्म थी, वो अपना बंगाली डायरेक्टर है अपनी, ये अपर्णा सेन, उनकी फिल्म थी, बहुत कमाल का उनका काम था, और मैं उनका बड़ा अप्रिशिएट करता था उनके काम को। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो इनसे मुलाकात होगी। कुछ दिनों के बाद में वो स्क्रीन पेपर आता था, उसमें आया हुआ था कि भैया ये 3D की फिल्म बन रही है और अशोक मेहता कैमरामैन है। तो मैंने मुनमुन जी को फोन कर दिया, मैंने कहा जी मुझे इनसे मिलना है। तो बोले आ जाओ घर पे, तुमको मैं चिट्ठी दे देती हूँ, जाके मिल लो। तो मैं उनके घर गया, तो उन्होंने एक चिट्ठी दी मेरे को, फिर एक उन्होंने एक गिफ्ट मेरे को पैक करके दे दिया। और क्योंकि वो उस फिल्म में एक्टिंग कर रही थी, कि उनके जो प्रोड्यूसर थे वो सेम उनकी एक दूसरी प्रोजेक्ट में वो एक्टिंग कर रही थी। उन्होंने प्रोड्यूसर को फोन करके पूछ लिया कहाँ शूटिंग चल रही है। उन्होंने बोला वो सेंटोर होटल है, वहाँ शूटिंग चल रही है। मेरे को उन्होंने बोला वहाँ चले जाओ। मैं वहाँ गया, अशोक मेहता जी से मिला, मैंने उनको वो गिफ्ट दिया, उनको लेटर दिया। तो उन्होंने फिर बोला कि देखो बेटा ऐसा है कि अभी यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट सबका ऑलरेडी हो चुका है, पैसे वैसे तो मैं आपको नहीं दिला पाऊंगा। मैंने कहा जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये देखना है ये 3D का काम क्या कैसे होता है, हाँ ये कैसा है सिस्टम जी। तो बोले फिर एक काम करो तुम, हमारा अभी शेड्यूल है, अभी अगला एक सेट लग रहा है, वहाँ आ जाओ तुम। तो अगला शेड्यूल फिर मैं उनके साथ वहाँ पे चला गया, और वो पूरा फिर मैंने देखा वो 3D का कैसे, वो तो उन्होंने पूरा कैमरा जो था पूरा रीडिजाइन किया हुआ था। क्योंकि 3D शूट बहुत अलग तरह से, उसके लिए 2 लेंस लगते थे। जी जी। तो वो अमेरिका में जाके वो पूरा कैमरा रीडिजाइन करके लाए थे। तो वो देखने के बाद फिर मेरा फिर वही मनमोहन सिंह से फिर इधर उधर काम चलता रहा। फिर मुझे खुद ही एक सीरियल इंडिपेंडेंट मिल गया, तो फिर मेरा काम शुरू हो गया वहाँ से। फिर फिल्में मिलनी शुरू होगी, तो फिल्मों का दौर चालू हो गया। क्या बात है। तो उसके बाद से अब तक चल ही रहा है बात। जी जी। तो इस तरह से धीरे धीरे काम का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता चला गया, और फिर आपने इंडिपेंडेंट काम करना शुरू कर दिया। यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर इंडिपेंडेंट काम की बात करेंगे। जरूर। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाने वाले हैं? तो मेरी एक फिल्म है रुदाली, दिल होम होम करे।
जिस तन को छुआ तूने उस तन को छुपाऊं, जिस मन को लागे नैना वो किसको दिखाऊं। रुदाली फिल्म का गाना सुना और हम यहाँ उस मुकाम पर पहुंच गए जहां आपकी जो फिल्म यात्रा है उसमें इंडिपेंडेंट काम शुरू हो रहा है। पहली इंडिपेंडेंट असाइनमेंट कौन सी थी आपकी? आपने एक सीरियल की बात की। हाँ, मेरा सीरियल था गुलदस्ता करके। अच्छा अच्छा जी। ये अपना गुरुदत्त जी के भाई हैं देवीदत्त जी, जिन्होंने मासूम फिल्म बनाई थी। उनका एक्चुअली मैं प्रोजेक्ट कर रहा था पहले एज एन असिस्टेंट। वो ज्ञान साय शूट कर रहे थे और मैं असिस्टेंट था उसमें। तो उनकी नज़र पड़ गई मुझ पे कि यार ये तो लड़का ठीक ठाक है, ये तो अच्छा काम कर लेता है। तो अगला जो प्रोजेक्ट था उन्होंने मुझे ऑफर कर दिया। तो मैंने फिर वो प्रोजेक्ट वहाँ से लिया। और तो उसमें हमारे थे नवीन निश्चल थे, रीटा भादुड़ी थी उसमें। तो काफ़ी पॉपुलर था, अच्छा प्रोग्राम चला वो। बिल्कुल। हाँ, वो मेरा पहला इंडिपेंडेंट सीरियल का काम था वो। उसके बाद सीरियल ही किया या फिल्म की? नहीं, फिर तो ये हो गया कि एड फिल्म भी मैंने शुरू कर दी, डॉक्यूमेंट्रीज भी कर दी, फीचर फिल्म भी शुरू हो गया। तो पहली फीचर फिल्म कौन सी? फीचर फिल्म का आपको किस्सा बताता हूँ मैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि मेरी पहली फिल्म कैसे मुझे मिली। जी बिल्कुल। मैं तब तक हमारे एक्टर थे जलाल आगा, वो भी क्रिकेट खेलते थे, वो भी हमारे एल्यूमिनाई की टीम में थे वो। जी जी। तो वो जब टीम लेके आए थे पूना में एफटीआई में प्रेजेंट स्टूडेंट के साथ मैच खेलने के लिए। हाँ। तो मैं जब मैच खेल रहा था तो मैं तो एज ए स्टूडेंट खेल रहा था, तो ये एज ए एल्यूमिनाई आए थे। तो मैंने एक कैच पकड़ा उस। अच्छा। थोड़ा डिफिकल्ट कैच था जो मैंने पकड़ा था। तो होता ये था कि वो बेसिकली वो एक नेटवर्किंग होता था। जब स्टूडेंट्स आते थे तो शाम को बैठ के गप्पे हाँकना, ये सब गाने गाना, ये सब चलता था जी। तो मेरे को वहाँ उन्होंने, जलाल साहब ने बोला, बेटा एक चीज याद रखना, तूने जो कैच पकड़ा ना, वो कमाल का कैच था। अच्छा। कहता मेरी जिंदगी में एक असूल है कि जो आदमी अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है ना, हाँ, वो जिंदगी में कुछ भी करेगा ना, अच्छा ही करेगा। अरे वाह। तो मेरे को पूछा उन्होंने कि तू क्या, कौन सा कोर्स कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं कैमरा का कोर्स कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपना कार्ड दिया मेरे को, बोले कि एक काम कर, जब आएगा फोन कर बॉम्बे में। तो अपना कोर्स खत्म हो ही रहा था, तो मैंने आके बॉम्बे में उनको फोन किया। तो उनके साथ उनकी वो एड फिल्म बनाते थे, तो वो मैं एड फिल्म उनकी शूट करने लग गया। फिर एक सीरियल आया, वो सीरियल की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। अच्छा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। पहले सीरियल पे आता हूँ, फिर मैं आपको सुनाऊंगा उसका फिल्म का किस्सा भी। जरूर बिल्कुल। सडनली एक हमारे दोस्त, मैं कुछ फिर डॉक्यूमेंट्री से छोटा मोटा काम जो मिलने लग गया था तो मैं कर ही रहा था। तो हमारे एक दिल्ली से हमारे एक दोस्त थे जिनके लिए मैंने कुछ काम किया था, रश्मिकांत करके। वो हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कृष्णकांत जी, ये उनके बेटे थे। तो ये दिल्ली में एक्चुअली फॉरेन के प्रोडक्शन जो होते थे ना, वो हैंडल करते थे प्रोडक्शन उनका, एक्चुअली वो लाइन प्रोड्यूसर की तरह। तो वो एक डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे इधर अहमदनगर में। ओके। तो वो उन्होंने मेरे को फोन किया कि यार ये हम डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, तू करेगा? तो मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे भाई। तो बोले हम आ रहे हैं बॉम्बे, तो चलो। तो वो बॉम्बे आए, एक दिन मेरे साथ रहे यहाँ पे। अगले दिन हम अपना वहाँ से निकले, यहाँ से वैन लिया हमने, एक कैमरा इकट्ठा किया और चले गए हम। वो एक डॉक्यूमेंट्री था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो। दिस वाज अबाउट एक दलित थे और उनकी कुछ लोगों ने वहाँ जमीन हड़प ली थी गाँव में, और उसके बाद में उसकी आंखें नोच ली थी। तो उस पर वो डॉक्यूमेंट्री था एक्चुअली वो। तो उनके लिए वो मेरा वो डॉक्यूमेंट्री हुआ। उसके बाद उनसे अपना रिलेशनशिप बन गया थोड़ा। वो एक दिन फिर कुछ महीनों के बाद में बोले यार एक मेरा सीरियल है वो हम करने आ रहे हैं, तो आपके साथ आगे रहेंगे? मैंने कहा आ जाओ। तो मेरे साथ आगे रहने लगे वो। तो पता लगा, उन्होंने बताया कि
सरदार जाफरी करके बहुत फेमस पोएट रहे हैं, जी, शायर अली सरदार जाफरी, तो उनका एक सीरियल है, वो कर रहे हैं हम, और वो शायरों के ऊपर है। मेरे को भी थोड़ा शायरी से शौक रहा है बचपन से ही, क्योंकि घर पे हम जब थे तो हमारे मामा जी जो थे उनको उर्दू का बड़ा वो था, तो अरे वाह। और मैं उस जमाने में, जैसे मैंने बताया ना, तो मेरे पास एक वो किताब होती थी गजलों की, जैसे मैंने बताया आपको, मैं गाने भी नोट करता था। जी बिल्कुल। और ये ऐसे वाले गाने मेरे ज्यादा पसंदीदा होते थे, जी जी, जो गजल और शायरी और थोड़े से उस तरह के मूड वाले होते थे। तो मेरे को लगा, मैंने कहा चलो यार अच्छी बात है। तो इन्होंने मेरे को, तो अपना इनकी मीटिंग चल रही थी, तो कभी आके बोले कि आज आलोकनाथ को साइन कर लिया हमने, आज मनोहर सिंह को साइन कर लिया हमने, तो मैं भी चलो चल रहा है। तो कुछ हफ्ते भर के बाद में एक दिन वो बोले कि यार कल जा रहा हूँ यार मैं वापस। अरे मैंने क्या हुआ? बोले नहीं यार वो कुछ स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ जमा नहीं यार। मैंने कहा यार ऐसे कैसे? बोले नहीं यार वो कुछ मेरा दिल नहीं कर रहा है कुछ ऐसा कि मैं कर पाऊंगा इसको। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, होता है। मैंने कहा ये इंडस्ट्री में ये चलता रहता है। चले गए जी, खत्म, बात खत्म हो गई। प्रोग्राम मुझे मालूम था कि उन्होंने बता दिया था कि जगजीत सिंह म्यूजिक कर रहे हैं, और फिल्म प्रोजेक्ट का नाम था कहकशां। कहकशां अली सरदार जाफरी का सीरियल, जिसमें बड़े बड़े शायरों की कहानी थी। अब मैं एक और हमारे अशोक, वो दूरदर्शन के लिए एक प्रोग्राम कर रहे थे, मंजिलें और भी हैं। जी जी। वो मैं शूट कर रहा था उनके लिए। उनका मुझे फोन आया एक दिन के, यार वो टाइटल सॉन्ग का रिकॉर्डिंग है वेस्टर्न आउटडोर में, आ जाओ यार, जगजीत सिंह है वहाँ पे भी। तो मैंने कहा अरे बड़ी खुशी की बात है। मैंने कहा मुलाकात होगी, तो चले गए हम। जी जी। तो वहाँ हमने वो टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद में हम ऐसे बैठे थे, गप्पे वप्पे चल रही थी, तो मैंने जगजीत सिंह से पूछ लिया। मैंने कहा सर एक वो प्रोजेक्ट था कहकशां करके, क्या हुआ उसका? बोले वो गुलजार साहब कर रहे हैं। अरे मैंने कहा गुलजार साहब कर रहे हैं? मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे मालूम था उस टाइम गुलजार साहब जो है वो मनमोहन सिंह के साथ काम करते थे, मेरे गुरु। उससे पहले वो मिर्जा गालिब कर चुके थे उनके साथ में। जी जी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मैंने कहा चलो ये तो शायद मनमोहन सिंह जी करेंगे अभी। तो ये बात यहाँ तक खत्म होगी। कट टू अभी जलाल एक दिन मुझे फोन करते हैं कि बोले यार आजा घर पे, एक प्रोजेक्ट आया तो आज बात करते हैं। तो मैं चला गया। मैं गया तो मुझे बोल रहा है कि यार ये शायरों के ऊपर प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा। और मैं समझ गया, मैंने कहा तो वही प्रोजेक्ट है जिसके चर्चे इधर उधर से आ रहे हैं। तो मैंने कुछ नहीं कहा उनको। मैंने कहा पता नहीं यार ये कुछ होगा, क्या होगा, कब होगा, बिल्कुल पता ही नहीं है मुझे। तो वो मैंने कुछ नहीं कहा उनको। मैंने बोला अच्छा ठीक है करेंगे। तो हम पहला एपिसोड शूट करने हैदराबाद। अच्छा, ये कैफी आजमी पर था? नहीं, मखदूम पर था। मखदूम पे था। मखदूम इरफान। जी जी। तो वहां चले गए हम। अब जब होटल में हम रूम शेयर कर रहे थे, मैं और जलाल भाई। हाँ। तो जब शूटिंग शुरू हो गया तब मैंने जलाल भाई को बोला, मैंने कहा जलाल भाई ये प्रोजेक्ट मेरे सब पास कुछ 2 साल पहले आया था। हाँ। फिर उन्होंने मेरे को किस्सा बताया। बोले हाँ, बोले ये काफी दिनों से चल रहा है। बोले एक्चुअली ये जगजीत सिंह के पास था। ओके। फिर जगजीत सिंह को लगा कि यार मैं कहाँ घुस रहा हूँ डायरेक्शन में, मैं अपना म्यूजिक करूंगा। वो जलाल और जगजीत सिंह की दोस्ती है काफी अच्छी। हाँ। फैमिली फ्रेंड्स से वो। तो उन्होंने बोला कि यार मैं आपको दूसरा डायरेक्टर दिलाता हूँ। तो जलाल को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया जाफरी साहब से। तो उनकी वो बात बन गई, तब वो शुरू हुआ। वो हमने शूट किए एपिसोड्स। उन्होंने मेरे को बोला बेटा एक चीज याद रखना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वाह 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 वाह। अब इससे कनेक्टेड मैं आपको बताता हूँ फिल्म का किस्सा। आप बिल्कुल बिल्कुल। इस सीरियल की कुछ और बातें हम जानना चाहेंगे, बाद में करते हैं वो बातें। हाँ, सीरियल सर बेद कमाल था। मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो उसमें जितने भी दिखाए गए हैं सीन, वो जाफरी साहब के उनको सबको पर्सनली जानते थे। और जाफरी साहब पहले इंट्रोडक्शन देते थे, फिर शायरों की कहानियां आती थी। तो जहां मखदूम की कहानी है, फिर मेरे ख्याल से हसरत मोहानी, मजाज है, मोहानी है, अकबर इलाहाबादी है। बिल्कुल। और अपना इसने जुत्सी ने भी एक कैरेक्टर किया था, मनोहर सिंह ने एक किया था। हाँ। मजाज किया था राकेश पांडे ने। प्रेक्षित सानी ने किया था जोश मलियाबादी किया था। इरफान ने किया था मखदूम। जी। और एक और था वो इसने किया था अपना दीप्ति नवल एंड फारूक शेख हसरत मोहानी वाला। हसरत मोहानी, करेक्ट जी, जिन्होंने चुपके चुपके रात दिन लिखा। यस। क्या बात है। तो अब उसमें जो कहानियां किस्से थे ना, वो बिल्कुल पर्सनल उनके वो थे सारे, क्योंकि उनको सब जानते थे वो उनको। जी। और इसमें एक्चुअली हम एक फैज साहब पे भी करने वाले थे। फैज साहब भी लिस्ट में थे। अच्छा। और उसके लिए पाकिस्तान जाना था। अरे कसम। और एक्चुअली उनसे बात हो गई थी, पाकिस्तान में उनकी शायद बहन है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ हम आपका करवा देंगे वीजा वगैरह। लेकिन अल्टीमेटली वो हो नहीं पाया। जी। वो हो नहीं पाया, तो वो रह गया हमारा। बाकी ये हमने सारे के सारे किया, सारे एपिसोड बहुत बढ़िया। और क्या म्यूजिक है, गजब का। जगजीत सिंह ने बेमिसाल म्यूजिक दिया था, बहुत ही। तो अब फिल्म का किस्सा सुनाने वाले थे। हाँ, अब कट टू मैंने जैसे आपको बताया ना कि जलाल भाई ने बोला दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जी।
एक दिन फोन आया जलाल भाई का कि बोले क्या कर रहे हो, बिजी हो या कुछ चल रहा है? मैंने कहा नहीं सर, खाली बैठा हूँ। तो बोले एक काम कर, अपना और अपना असिस्टेंट का टिकट बुक कर और गोवा आ जा कल। मैंने कहा क्या है सर कुछ? तो बोले आ जा, तेरे को बताते हैं। तो मैं समझ गया, मैंने कुछ प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो असिस्टेंट का नाम बोल रहे हैं। तो मैंने अपना असिस्टेंट का टिकट बुक किया, दोनों वहां चले गए। तो एयरपोर्ट पे गाड़ी लेने आई, हमें लेके गई। तो वहां जाके हमको एक फ्लैट था पूरा, वहां गए हम। तो वहां जलाल भाई है, जूही चावला है, बिंजू है, कुमार गौरव है, ये सब है वहां पे। तो फिर मेरे को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। तो मैंने बिलाल भाई को पूछा, मैंने कहा ये ऐसा कैसे यार, मतलब एकदम से। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया, बोले देख ये जो प्रोड्यूसर है ना, इनको जब ये मेरे पास आए थे तो मैंने सबसे पहले एक कैमरामैन का नाम तुम्हारा सजेस्ट किया था, और प्रोड्यूसर ने बोला नहीं यार, नया लड़का आया, अभी अभी इंस्टीट्यूट से आया यार, कोई सीनियर बंदा ले लो यार। तो इन्होंने, हमारे एक सीनियर थे कैमरामैन, उनसे बात कर ली। उन्होंने हाँ बोल दिया। वो एक्चुअली एड फिल्मों के बड़े कैमरामैन हैं, वो काफी बिजी रहते हैं। अब जस्ट शूट इनका शुरू होने वाला था, उनका कहीं कमिटमेंट था ऑलरेडी, वो डेट इनकी क्लैश कर रही थी। तो उसने बोला यार मैं नहीं आ पाऊंगा। तो जलाल ने प्रोड्यूसर को बोला अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, जिसको मैं बुलाऊंगा वो ही आएगा। तो बोलेगा। फिर उन्होंने कहा देखो इस फिल्म पे तुम्हारा ही नाम लिखा था। क्या बात है। बोले दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वाह वाह, तुम्हारा नाम पहली बार सबसे पहले मैंने सजेस्ट किया था, देखो फिर तुम्हारे को मिल गई। सो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म कॉल्ड गूंज। उसमें एक बड़ा मजेदार गाना है, बहुत गाने अच्छे, सुहाना। बिल्कुल बिल्कुल।
गूंज की बात हमने की। ये फिल्म जो है ये जलाल आगा के डायरेक्शन के लिए और अपने म्यूजिक के लिए जानी जाती है। हमने कहकशां की बात की जो दूरदर्शन के जमाने के बहुत ही कमाल के सीरियल्स में से एक था और एक से बढ़ के एक आर्टिस्टों ने अपने जमाने के बड़े शायरों की भूमिका निभाई थी। तो वहां कई नए नए कलाकार भी थे जैसे कि इरफान। तो क्या आपको ये स्पार्क नजर आया था कि ये आदमी एक लंबे सफर का घोड़ा बनने वाला है? बिल्कुल। कोई किस्सा बताइए। इरफान का मैं आपको बताऊं, इरफान भी हम एक्चुअली इरफान को मैं पहले से ही जान, इरफान भी हमारे साथ क्रिकेट खेला हुआ है। जी जी जी। क्रिकेट का और फिल्म मेकर का, फिल्म करेक्टर्स का बड़ा कनेक्शन है। जी जी जी। बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, आप जानते नहीं होंगे, जो फिल्म लाइन में हैं लेकिन बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। हाँ, जैसे कि इरफान क्रिकेटर बनना चाहते थे। बिल्कुल। और वो बाकायदा खेला, वो हमारे साथ खेलते भी थे। जी जी। तो उनका उस टाइम क्या था, उस टाइम उनका स्ट्रगल चल रहा था। एक्चुअली मुझे याद है जब ये आए थे एनएसडी से जी, नसीरुद्दीन शाह ने एक बार इनके बारे में स्टेटमेंट दिया था। अच्छा। नसीरुद्दीन शाह अपने आप में बहुत अच्छे माने जाते थे। उन्होंने कहा था कि भैया वॉच आउट फॉर दिस गाय, ओके, ये आदमी कुछ करेगा। जी, ये उनकी स्टेटमेंट थी। वाह। और वो बड़े हम्बल से थे एक्चुअली, वेरी नाइस पर्सन, बहुत हम्बल थे, बड़ा अच्छे से रहते थे। और एक्चुअली हमें वो मामू मामू करके बुलाते थे। उनकी एक खास अदा थी। हाँ, वो सबको और एक नजाकत। हाँ जी। वो मामू मामू करके सबको बुलाते थे। वेरी नाइस गाय, वेरी नाइस गाय। एंड अच्छे एक्टर थे वो तो, मतलब बड़ा नेचुरल सा उनका वो एक स्टाइल था उनका। और उन्होंने जब मखदूम निभाया तो वही स्टाइल था उनका। बिल्कुल। खास तौर पर वो बड़ा याद किया जाता है जब वो जाते हैं कब्र पर और एक चमेली के मंडवे तले होता है। उसकी भी क्या कहानी है सर, वो एक्चुअली जो कहानी है उसकी जी, कि वो कहानी यही है कि आपको याद होगा कि एक सीन है जेल के अंदर। हाँ हाँ। जब इनको जेल में डाल दिया गया था तो ये एक सेल में है और नेक्स्ट सेल से एक दूसरा कैदी जो है गा रहा है, वो एक गाना गुनगुना रहा है। यस, बिल्कुल याद है। और ये सुन के उठते हैं और आके उसको पूछते हैं वहां से ही, कौन है भाई? तो वो कहता है कि सर मैं एक टीचर हूँ। तो बोले बड़ा अच्छा गुनगुना रहे हो, सुनाओ। तो वो गाना सुनाता है। तो उनसे पूछता है कि यार तुमको ये कैसे? तो बोले ये मेरा फेवरेट गाना है। तो ये फिर अपने आप को बताते हैं कि ये मेरा ही गाना है। तो तब जेल में उनकी वो दोस्ती हो गई थी। जी जी। कट तो दिखाते हैं बाद में जब वो पॉलिटिकली थोड़ा सा वो हो गए थे और उस एरिया में वो कैंपेन करने के लिए गए। उनको बताया था कि ये इस गांव से है। तो जब उस गांव में वो कैंपेन करने जाते हैं तो उनको याद आती है कि यार वो टीचर था इस गांव का। हाँ, तो उससे मिलते हैं। वो पूछते हैं वहां पे कि भाई कहाँ है, हमसे उनको मिलना है। तो एक बंदा उनको लेके जाता है। हाँ, वो एक उनको बंदे को दिखाता है। हाँ। तो वो उनको पीछे लेके जाता है घर के कि बोले ये देखिए। बोले ये कैसे हो गया? फिर वो उनको उनका किस्सा बताता है कि एक्चुअली वो एक इंटरकास्ट, हाई कास्ट और लो कास्ट का चक्कर था। वो उनकी बेटी के साथ उनका इश्क था, वो उनके साथ भाग गई और ये लोगों ने आके उनको फिर उसको जला दिया था। उनके वो छुप गए थे एक्चुअली घास के ढेर में। वो घास में ही उनको जला दिया। तो बोले उनके बाद ये कब्रें बनी हुई हैं उनकी। तो वहां पे उन्होंने वो गाना लिखा था, चमेली के मंडवे तले। क्या बात है, कितने प्यार की आग में दो बदन जल गए। क्या बात है। और एक तरफ जहां वो चाचा चा फिल्म में आता है अलग तरीके से, हाँ। इकबाल कुरैशी के संगीत में, दूसरी तरफ जगजीत सिंह ने इसको अलग ही गाया, अलग रंग में। बिल्कुल। इसमें एक पैथोस है क्योंकि वो कहानी का पीछे है ना जी, क्योंकि इसके पीछे कहानी है। उस फिल्म में वो अलग एज ए मतलब एक सिंगल गाना है, लेकिन यहाँ पे इसके पीछे की कहानी है। ये वर्जन सुना जाए, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। जहां पर हम ये वर्जन सुनते हैं, बहुत अच्छा है। जगजीत सिंह की आवाज में एक चमेली के मंडवे तले। जरूर। कहकशां से चमेली के मंडवे तले मैं कदे से जरा दूर उस दो बदन प्यार की
मैंने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर और जुल्मात में, दो बदन प्यार की आग में जल गई। मस्जिदों के मुनारों ने देखा उन्हें, मंदिरों के किवाड़ों ने देखा उन्हें, मैं गधे की दराड़ों ने देखा उन्हें, दो बदन प्यार की आग में जल गई। अज़ल का वक़्त ये बता चल, अगर तेरी ज़ंबील में नुस्ख़े कीमियाए मोहब्बत भी है, कुछ इलाजों मुदावाए उल्फत भी है, दो बदन प्यार की आग में जल गई, दो बदन प्यार की आग में जल गई, दो बदन प्यार की आग में जल गई। इतनी सारी बातें हो रही हैं धर्म गुलाटी साहब, एक से बढ़ के एक यादें आपके पास हैं शूटिंग से जुड़ी हुई। मुझे याद है कि मनोहर सिंह जैसे कड़क अभिनेता ने फिराक गोरखपुरी का किरदार निभाया था कहकशां में, और दूसरी तरफ जहां फारूक शेख ने हसरत मोहानी और राज जुट्शी ने जिगर का किरदार निभाया था। कुल मिला के ये परिदृश्य बड़ा गजब का था, जहां एक से बढ़ के एक लोग शायरों पर किरदार निभा रहे हैं, जगजीत सिंह का संगीत और एक भरा हुआ लोडेड सीरियल, और आप कैमरे के पीछे, कितना एक्साइटमेंट होता था। बहुत, क्योंकि उस जमाने में क्या था ना, एक तो पीरियड वाला मामला था थोड़ा सा, क्योंकि बहुत कहानियां पीछे की हैं। मैं जब लाइटिंग भी करता था थोड़ा उस हिसाब से करता था, कई सीन थे जहाँ पे लालटेन के साथ में सीन है और ये है वो है, तो मैं बिल्कुल वो उस तरह की लाइटिंग, यू नो, वेरी कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट। मुझे याद है जब हमने हैदराबाद का शेड्यूल खत्म किया तो जलाल भाई ने सबको बुलाया, पार्टी दिया रात को कि चलो आ जाओ, और वो जो लोकल हमारे लाइटिंग वाले थे उनको भी बुलाया हुआ था। तो हम वो होटल के टेरेस पे ही हमने वो पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज किया था। तो जलाल भाई ने ऐसे ही उनको पूछा कि भैया देखो ये बॉम्बे से कैमरामैन आए हैं, बताओ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा इनके साथ में। उनका बेचारा वो थोड़ा भाषा का उनका वो था, तो उन्होंने इनको एक वर्ड में इनको बोला, बोले कैंडल लाइट कैमरामैन है। गजब है, क्योंकि वो इरफान वाला जो मखदूम वाला एपिसोड था उसमें जुलूस निकल रहे हैं और मशाले हैं और वो सब, और वो बड़ा मतलब मैं लाइटिंग था बड़ा क्रिटिकल सा हो जाता था। मैं समझ पा रहा हूं, कंट्रोल करना हो, ऐसा ऐसा मूड बनाना हो, क्योंकि पूरा वो पैथोस वाला मामला था तो थोड़ा डार्क था, वो वैसा मूड निकालना पड़ता था। तो उसके लिए मैं लाइटिंग की बड़ी कटिंग वटिंग ये सब करता था। तो वो मेरे को बोलने लगे कैंडल लाइट कैमरामैन है। क्या बात है, बहुत अच्छा जुमला है जिन्होंने, मेरे को याद है, बिकॉज़ आई टेक इट एज ए काइंड ऑफ एप्रिसिएशन, इज वेरी नाइस। यस, क्योंकि जिन्होंने वो सीरियल देखा हो, खासतौर पे ये मखदूम वाला, इरफान वाला एपिसोड, वो इस बात को समझ सकते हैं, ये सही मायनों में आप कैंडल लाइट कैमरामैन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपका सबसे पसंदीदा एपिसोड इस सीरियल का कौन सा रहा है? मजाज। क्या बात है, और मजाज एक ऐसे कद के शायर जो बाद में चले जाते हैं, और क्या करूं मैं, वैसे शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं। क्या बात है सर, क्या बात है। तलत की आवाज में ये गाना है भी। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सुना जाए यहाँ। बिल्कुल जरूर। शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा
करूं ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं ऐ गमे दिल क्या करूं ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं ऐ गमे दिल क्या करूं। ये रो पहली छाँव ये आकाश पर तारों का जाल, ये रो पहली छाँव ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल। लेकिन कौन समझे कौन जाने जी का हाल, ऐ गमे दिल क्या करूं ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं ऐ गमे दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हम नवा मिल जाए ये किस्मत नहीं, ऐ गमे दिल क्या करूं ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं ऐ गमे दिल क्या करूं। मुझे ये हैरत हो रही है और एक सवाल भी जहन में इसलिए उठ रहा है कि जब हम कहकशां को याद करते हैं तो अली सरदार जाफरी के लिए याद करते हैं, जगजीत सिंह के लिए याद करते हैं, जिन एक्टर्स ने किरदार निभाया उनके लिए याद करते हैं, या डायरेक्टर जलाल आगा के लिए याद करते हैं। आपके साथ स्टूडियो में बैठकर मुझे अब ये महसूस हो रहा है कि सबको इस तरह के सीरियल सिनेमेटोग्राफर के लिए भी याद करना चाहिए। सही मायनों में सिनेमेटोग्राफर पर्दे के पीछे का इंसान होता है। हाँ, ये भी हमारा एक थोड़ा सा सैड सिचुएशन है कि बाहर के लोग तो खैर फिर भी थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो पीछे पर्दे के पीछे लोग काम करते हैं उनके बारे में कुछ लोगों को पता नहीं होता है। ये तो आप यूं समझ लीजिए, राइटर्स को भी सलीम जावेद साहब ने थोड़ा सा नाम दिया, तब से उनका नाम लोगों को पता लगने लगा, नहीं तो पहले कोई नहीं जानता था। आप पहले पुराने देखेंगे तो सिर्फ पोस्टर पे भी नाम जो आते थे ना, सिर्फ एक संगीतकार का आता था नाम, डायरेक्टर का और प्रोड्यूसर का, और एक्टर्स के नाम आते थे। अभी तो चलो फिर भी डीओपी का क्रेडिट में आता है नाम, पोस्टर पे भी कभी कभी नाम आ जाता है, लेकिन डीओपी का काम भी आप देखेंगे, आप अगर कहते हैं कि डीओपी जो होता है वो राइट हैंड होता है डायरेक्टर का, जी जी, उसके बिना कुछ होता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि हमारे बिना जो है वो बेचारा जो उसका इमेजिनेशन है वो स्क्रीन पे अगर गलत कुछ कर दे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कई फिल्मों में होता है ऐसा, क्योंकि अगर आपने वो पकड़ा नहीं है उसका मूड सीन का। अभी मेरी आदत है, क्योंकि मैं अपने इवन असिस्टेंट तक को बोलता हूँ जी जी, कि जो सीन आज शूट हो रहे हैं आप पढ़ो, आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो वो इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगा, मेरा कहना ये है फिल्में जो बनती है ना वो दिल से बनती है। बिल्कुल, और उसमें जो यूनिट काम कर रहा है वो सबको अपना दिल लगा के काम करना है, तभी फिल्म अच्छी बनती है, नहीं तो फिल्म अच्छी नहीं बन सकती। सही है। सिनेमेटोग्राफर का एक फिल्म को सेलुलाइट पर उतारने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होता है, और आज के इस प्रोग्राम के जरिए हम इसको भी रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सिनेमेटोग्राफर किस तरह से सेलुलाइट पर पूरी कहानी को उकेरता है। यहाँ एक गाने के लिए रुकते हैं और उसके बाद आगे की बात करेंगे। जरूर। तो बताइए कौन सा गाना सुना जाए? चलिए देव साहब का कुछ गाना हो जाए। जरूर। प्रेम पुजारी का।
फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे
सिनेमेटोग्राफर धर्म गुलाटी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग था विनायक तड़वलकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।